नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घुमंतु समाज द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में शिरकत और उनके संबोधन की अहम बातों की। वहीं सीएम धामी की युवा नीति से उत्तराखंड में बने उत्साहजनक माहौल पर अपनी खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे और साथ ही हम बात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की युवा केंद्रित नीतियां और आधुनिक छत्तीसगढ़ की। और चलते चलते बात होगी उद्घाटन के 13 दिन बाद कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के धंसने की। अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में घुमंतु समाज की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुमंतु समाज के द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने साफ कहा कि विमुक्त जातियां देश के स्वाधीनता संग्राम की असली सेनानी रही हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन्हें विपक्ष ने कभी नहीं पूछा, आज बीजेपी सरकार उनकी पूजा कर रही है। हमारी रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी के संबोधन की बड़ी बातें। विमुक्त जातियों का ऐतिहासिक योगदान रहा, स्वाधीनता संग्राम का असली योद्धा व स्वतंत्रता सेनानी बताया। विदेशी आक्रांताओं और ब्रिटिश शासन द्वारा इन जातियों पर लगाए गए दंश से उभरकर इन्हें समाज में स्वाभिमान और सम्मान दिलाना सरकार का संकल्प है। बलरामपुर के इमलिया कोडर में राज्य का पहला भव्य ट्राइबल म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है। राज्य सरकार अब मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में भी ट्राइबल म्यूजियम बनाने की तैयारी कर रही है। घुमंतु समाज के सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक विकास और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए घुमंतु विकास बोर्ड का गठन इस पूरी यात्रा का मुख्य आधार बना है। आवास, शिक्षा, पहचान पत्र और भूमि पट्टा आवंटन जैसी बुनियादी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास का मंत्र अब समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। घुमंतु समाज की ओर से आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से इस बात को पुरजोर तरीके से दोहराया है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विमुक्त जातियों और घुमंतु समाज के सम्मान और उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। कहा कि विमुक्त जातियां भारत के स्वाधीनता संग्राम की सेनानी हैं। उन्हें सम्मान देने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र आज समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान का कारण बना है और उत्थान की सी कहानी कि इस नई कड़ी का नाम है घुमंतु जाति विकास बोर्ड। वास्तव में जितनी भी घुमंतु जातियां वर्तमान में हैं देश के अंदर, यह सच है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण आजादी के बाद उन्होंने इस जाति को, जो अंग्रेजों की साजिश थी, जिन्होंने क्रिमिनल ट्राइब के रूप में इन्हें आपराधिक घोषित किया था, उस कलंक को मिटा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1952 में देश के अंदर विमुक्त जाति इन्हें घोषित किया। सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज यूपी के बलरामपुर स्थित इमलिया कोडर में भव्य ट्राइबल म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, सरकार अब मिर्जापुर और सोनभद्र में भी ट्राइबल म्यूजियम बनाने की तैयारी कर रही है। इस पूरे उत्थान और विकास की यात्रा का मुख्य आधार घुमंतु विकास बोर्ड बना है। याद रखना, सत्य सत्य होता है। अगर सोना मिट्टी में मिल जाए तो वह उसका सोनापन खराब नहीं होता। अगर कुछ देर के लिए सूर्य के सामने बादल आ जाएं तो सूर्य की उष्मा के सामने बहुत देर तक बादल ठहर नहीं पाते। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को तो समाप्त किया और विमुक्त जाति के रूप में इन जातियों को सम्मान दिया। ये अनुसूचित जाति, जनजाति
पिछड़ी जातियों में तमाम ऐसी जातियां हैं जो इन विमुक्त जाति के रूप में आज भी समाज के बीच में काम कर रही हैं। लेकिन इनके विकास के लिए, उत्थान के लिए जो कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। पहली बार 2014 में, आजादी के बाद पहली बार 14 में मोदी जी ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया। जाहिर है कि योगी सरकार ने हाशिए पर खड़े समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का न सिर्फ संकल्प लिया है बल्कि उसे धरातल पर भी उतारा है। ट्राइबल म्यूजियम और विकास बोर्ड के जरिए विमुक्त जातियों को उनका ऐतिहासिक सम्मान वापस लौटाया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सुशासन का असली मतलब क्या है? क्या सुशासन सिर्फ फाइलें चलाने और योजनाएं बनाने तक सीमित है? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने सुशासन की नई परिभाषा लिखी है। एक ऐसी परिभाषा जिसका सीधा मकसद हर नागरिक के जीवन में अवसर, सम्मान और आत्मविश्वास का संचार करना है। धामी सरकार का यह मानना है कि आज का युवा सिर्फ जेनजी यानी जनरेशन जी नहीं है, बल्कि वो इंजी यानी इंडियन जनरेशन है, जो भारत के स्वर्णिम भविष्य की नींव रख रहा है। और इसी सोच के साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना जैसी पहल से सैकड़ों परिवारों के जीवन में उजियारा लाया गया है। देखिए खास रिपोर्ट कि कैसे देवभूमि उत्तराखंड में युवाओं को तरजीह देकर आत्मनिर्भरता और सतत विकास का नया दौर शुरू हो चुका है। सुशासन, ये शब्द कागजों पर जितना सुंदर दिखता है, जमीन पर उतरने के बाद ही इसका असली मूल समझ आता है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने साबित किया है कि नीतियां बनाना केवल पहला कदम है। असली कामयाबी तब है जब वो नीति किसी गरीब या युवा के चेहरे पर मुस्कान ला सके। इसी सोच का जीवंत उदाहरण है मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना। देवभूमि के कठिन पहाड़ी इलाकों में जहाँ कभी आजीविका के साधन सीमित थी, आज वहाँ पर ऊर्जा क्रांति की नई किरण बनकर उभरी है। धामी सरकार की इस योजना ने अब तक 746 परिवारों को सीधा रोजगार और सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। आजकल के हमारे युवा तो क्या कह रहे, जैन जी है ना। अरे भाई इतना क्या है, सब जैन जी उधर बैठे हैं, जैन जी ऊपर। लेकिन जब उनको सब जैन जी कहते हैं, मैं उनको कहता हूं इंजी। मदन जी इंजी, जैन जी की जगह इंजी। अब आप सोच रहे होंगे इंजी क्या होता है? ये इंडियन जनरेशन है जो भारत को विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए काम करेगी। हर नवाचार से, हर इनोवेशन से, हर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से आज जो है जुड़ी हुई है। हमारे ये जो जनरेशन है, ये कोई साधारण पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नए विचारों से भरपूर है और एक सीमा से परे जाकर सोचने वाली पीढ़ी है। यही कारण है कि आज का हमारा युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स के द्वारा हजारों लोगों को नौकरी देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है। उत्तराखंड का विकास तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक प्रदेश की युवा ऊर्जा को सही दिशा न मिले। यही वजह है कि सीएम धामी की नीतियों के केंद्र में हमेशा राज्य का युवा वर्ग रहता है। मुख्यमंत्री धामी युवाओं को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुके हैं। अक्सर आज की युवा पीढ़ी को दुनिया जेनजी यानी जनरेशन जेड कहती है, लेकिन सीएम धामी कहते हैं ये केवल जेनजी नहीं है, ये इनजी यानी इंडियन जनरेशन है। इनजी का मतलब एक ऐसी भारतीय पीढ़ी जो नवाचार, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण के जज्बे से लबरेज है। धामी सरकार का विजन एकदम साफ है। इनजी यानी इस नई भारतीय पीढ़ी को केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। सुशासन का असली पैमाना यही है कि वो आम नागरिक की जिंदगी को कितना सुलभ और स्वाभिमानी बनाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सौर स्वरोजगार योजना केवल बिजली पैदा करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों से होते पलायन को रोकने और इनजी यानी देश की युवा पीढ़ी को स्वावलंबी बनाने का सशक्त हथियार बन चुकी है। 746 परिवारों की ये कामयाबी केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि देवभूमि के सतत विकास और उज्जवल भविष्य की नींव है।
साफ है कि देवभूमि उत्तराखंड अब केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि सुशासन और युवा नीतियों के रोल मॉडल के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। इनजी की जोश और सौर ऊर्जा के प्रकाश के साथ आगे सरकार प्रदेश में समृद्धि, आत्मनिर्भरता और विकास की नई इबारत लिख रही है। नई नीतियां दूरदर्शी हो और नियत साफ हो तो इनजी जैसी सोच और सौर स्वरोजगार जैसी योजनाएं पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल देती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये महज एक कहावत नहीं बल्कि नए और आधुनिक छत्तीसगढ़ की जीवंत तस्वीर है। आज प्रदेश का युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए हर क्षेत्र में कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है और युवाओं के इन सपनों को पंख दे रही है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की युवा केंद्रित नीतियां। आइए देखते हैं माटी की खुशबू, आधुनिक तकनीक और सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गढ़े जा रहे विकसित छत्तीसगढ़ की प्रगति और गौरव को समेटती हुई हमारी ये कहानी। छत्तीसगढ़ का पिक्चर अब चेंज हो रहा है सर, इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज करने लगे हैं। बहुत डेवलपिंग स्टेट है, इस नाम से अब मशहूर होने लगा है। जरा गौर से देखें, बदलते दौर में ये तस्वीर है देश का दिल कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की। दरअसल कभी नक्सलवाद के दौर और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझने वाला ये राज्य आज अपनी नई पहचान बना रहा है। इस बदलाव की कमान संभाली है यहाँ के जेनजी यानी कि युवा चेहरों ने, जिनके एक हाथ में डिजिटल तकनीक और बड़े सपने हैं तो दूसरे हाथ में अपनी माटी और परंपराओं का गौरव। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 26वें साल के इस सफर में मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार युवाओं को केंद्र में रखकर नीतियां बना रही है। खुद जशपुर के दूरस्थ गांव बगिया से आने वाले मुख्यमंत्री साय ने शिक्षा और संघर्ष की उन चुनौतियों को करीब से देखा है और यही वजह है कि आज युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने की कमान उन्होंने खुद अपने हाथों में ले रखी है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा क्षेत्र में बड़े कदम, प्रयास व एकलव्य विद्यालय दूरस्थ व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को निशुल्क आवासीय शिक्षा, शासकीय प्रोत्साहन, नीट, जेईई, यूपीएससी और सीजीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन व सहयोग, नालंदा परिसर, युवाओं के लिए विश्व स्तरीय अध्ययन वातावरण और हाईटेक लाइब्रेरी। छत्तीसगढ़ में कौशल स्वरोजगार व खेल, मुफ्त परिवहन सुविधा, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना के तहत छात्रों को निशुल्क बस सेवा, कौशल विकास, MMKY, आधुनिक तकनीकों और उद्योग उन्मुख विधाओं में युवाओं का स्किल अपग्रेडेशन, स्टार्टअप व खेल प्रोत्साहन, जेनजी के नए बिजनेस आइडियाज को फंडिंग और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आधुनिक कोचिंग, वीआईपी प्रोटोकॉल को दरकिनार कर नीट की और प्रतियोगी परीक्षाओं में परचम लहराने वाले होनहारों से सीधे मुलाकात करना हो या दूरस्थ अंचलों तक डिजिटल संसाधन पहुंचाना, सीएम साय का सहज अंदाज युवाओं में नया विश्वास भर रहा है। और आप लोग हमारे प्रदेश के भावी डॉक्टर हैं और डॉक्टर कहने से मैं भगवान के बाद दूसरे नंबर पर किसी को जगह देता हूं तो डॉक्टर हैं। काहे कि भगवान लोगों को पैदा करते हैं, लेकिन जो लोगों को जीवन दान देने का काम हमारे डॉक्टर्स करते हैं। आप सब लोगों से भी हम चाहेंगे कि आप लोग डॉक्टर तो बनने ही जा रहे हैं, लेकिन अभी से ही अगल बगल कोई अगर नशा से युक्त कोई भाई बहन, कोई बेटा बेटी हैं तो उनको समझाइश देकर इससे किसी का भला नहीं हुआ है, नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगे तो एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अभियान आज शुरू हुआ है, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए। ये अभियान अब 2 साल तक चलने वाला है। आज छत्तीसगढ़ का युवा पढ़ाई में टॉप कर रहा है, खेल के मैदान में पदक जीत रहा है और मुख्यमंत्री साय के मार्गदर्शन में विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार कर रहा है। छत्तीसगढ़ का पिक्चर अब चेंज हो रहा है सर, इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज करने लगे हैं। बहुत डेवलपिंग स्टेट है, इस नाम से अब मशहूर होने लगा है।
सर आपका क्या विजन है स्पोर्ट्स को लेकर के? देखिए, स्पोर्ट्स को लेके हम लोग तो बहुत आगे ले जा रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से जगह जगह ये सब कर रहे हैं और हम एक अनाउंस किए हैं कि आने वाला ओलंपिक में कोई भाग भी ले लेगा, मतलब छत्तीसगढ़ का भाग भी ले लेगा तो उसको 21 लाख देंगे और अगर गोल्ड मेडल जीत के लाएगा तो 3 करोड़ प्रदेश से देंगे और रजत पदक जीत के लाएगा 2 करोड़ और कांस्य जीत के लाएगा तो 1 करोड़। ऐसा ओके। बस्तर ओलंपिक पिछले साल कराए थे, उसके पीछे उद्देश्य था कि जो युवा लोग कभी अपने गांव से निकले नहीं हैं, जगदलपुर तक बहुत कम लोग देखे हैं, उनको थोड़ा देश दुनिया दिखाना, विकास की मुख्यधारा से जोड़ना। तो पिछले साल 1,65,000 लोग पंजीयन कराए थे। कहते हैं कि जिस राज्य का युवा सशक्त होता है उस राज्य का भविष्य सुरक्षित होता है। छत्तीसगढ़ में आज परंपरा और प्रगति दोनों एक साथ कदम पर कदम आगे बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो जेनजी के मजबूत हौसलों और साई सरकार के विजन के साथ छत्तीसगढ़ अब सिर्फ संभावनाओं का प्रदेश नहीं रहा, बल्कि सफलता की नई कहानियां गढ़ने वाला देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। सड़क जिस पर विकास दौड़ने वाला था, एक्सप्रेसवे जिसकी चमकती तस्वीरों के साथ बड़े बड़े दावे किए गए, 4,000 करोड़ रुपए की लागत और हजारों करोड़ का बजट और उद्घाटन के साथ खूब सारी वाहवाही। लेकिन उद्घाटन के महज कुछ दिनों के बाद ही वही एक्सप्रेसवे सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। जिस सड़क को देखकर यह कहा गया था कि अब कानपुर से लखनऊ का सफर बहुत आसान होगा, जिस रास्ते को यूपी के विकास की नई पहचान बताया गया, उसी सड़क पर दरारें दिखी, हिस्सा धंस गया और निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए। देखिए रिपोर्ट। एक्सप्रेसवे में दरार, सिस्टम पर सवाल, सड़क बनाने में खामी पड़ी भारी, 13 दिन में ही बंद हुई वसूली, टोल फ्री हुआ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, 13 दिन में खुली निर्माण की पोल, विकास की सड़क की लापरवाही का रास्ता, करोड़ों का प्रोजेक्ट फिर भी खामियां। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वही एक्सप्रेसवे है जिसे यूपी की बड़ी सौगात बताया गया था। कानपुर से लखनऊ की दूरी कम करने के लिए इसे तैयार किया गया। ये 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद विवादों में आ गया। उद्घाटन के महज 13 दिन के अंदर ही 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर सड़क में कई खामियां सामने आ गई। उन्नाव के कुरारी इलाके में सड़क का करीब 300 मीटर हिस्सा प्रभावित हुआ। सड़क खिसकी और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। NHAI के अनुसार जब तक ये सभी कमियां पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक इस रास्ते पर टोल नहीं लिया जाएगा। यानी फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। फिलहाल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली रोक दी गई है। जब तक कमियां पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी, यात्रियों से टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सड़क क्यों धंसी, सवाल ये है कि आखिर उद्घाटन से पहले ये खामी दिखाई क्यों नहीं दी। उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे बेहाल। 4200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का मकसद था सफर को तेज और आसान बनाना। दावा था कि कानपुर से लखनऊ तक का सफर करीब 90 मिनट से घटकर 40 मिनट में पूरा होगा। लेकिन अब चर्चा सफर की रफ्तार की नहीं, बल्कि सड़क की मजबूती की हो रही है। NHAI ने निर्माण कंपनी PNC इंफ्राटेक पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। अब IIT खड़गपुर की टीम जांच करेगी कि सड़क में खामी की असली वजह क्या थी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसा काम ही क्यों किया गया। रिकवरी अभी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी डैमेज लगेंगे वो कैलकुलेट नहीं हुए हैं, वो कैलकुलेशन होगा। और प्लस जो अभी रेक्टिफिकेशन का काम चल रहा है उसका सारा कॉस्ट कंसेशनरी बियर कर रहा है, ना कि NHAI कर रही है। और फ्यूचर में अगर जो अभी टोल सस्पेंड हुए हैं उसके भी कॉस्ट कंसेशनर से वसूला जाएगा। ठीक है, मैंने तो प्रेस मीडिया में बताया कि इस पे कंसेशनर का प्रोजेक्ट मैनेजर भी सस्पेंड हुए हैं और इंडिपेंडेंट इंजीनियर के भी 2 अधिकारी, टीम लीडर और रेसिडेंट इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, 2 साल के लिए डीवार भी हुए हैं। और NHAI अपने ऑफिसर्स के ऊपर भी जो एक्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और अभी प्रेजेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया। डैमेज जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई
रेक्टिफिकेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है और 1-2 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। रेनी सीजन है, रेनी सीजन में थोड़ी जहाँ पे मिट्टी का काम हो रहा है वहाँ पे दिक्कत है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे एक्सप्रेसवे का कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ उसकी मरम्मत शुरू हो गई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सड़क सुखाने के लिए पंखे लगाने पड़ रहे हैं तो मरम्मत का खर्च आखिर कौन उठाएगा। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा राज में निर्माण कम, धंसता और गिरता ज्यादा है। अब सवाल सिर्फ सड़क का नहीं, सरकार की जवाबदेही का भी है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा क्यों धंसा, सवाल ये भी है कि क्या हमारे यहाँ परियोजनाओं की गुणवत्ता का परीक्षण उद्घाटन से पहले होता है या हादसों के बाद। क्या विकास का मतलब सिर्फ फीता काट देना है या फिर सालों तक टिकने वाले मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना भी सरकार और एजेंसियों की जिम्मेदारी है। अगर 13 दिन में ही सड़क जवाब दे दे तो फिर करोड़ों रुपए की लागत, बड़े बड़े दावे और उद्घाटन की तस्वीरों का आखिर क्या मतलब रह जाता है। जांच चल रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन जनता सिर्फ कार्रवाई नहीं चाहती, जनता जवाब चाहती है कि किसकी लापरवाही से ये नौबत आई, किसने गुणवत्ता पर समझौता किया और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में ऐसी परियोजनाओं में जवाबदेही तय होगी या फिर हर बार ऐसी तस्वीरें आने के बाद ही कार्रवाई का पूरा सिलसिला दोहराया जाएगा। फिलहाल आम आदमी तो यही उम्मीद लगाए बैठा है कि सच्चाई सामने आएगी, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी और विकास के नाम पर जनता के भरोसे के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।